हिमाचल जैसे छोटे राज्य में बड़े सियासी बवंडर उठ रहे हैं। पिछले 2 दिन के राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर नज़र डालते हैं, तो ये बड़े प्रदेशों से तो अपेक्षा की जाती है कि इस तरह का होगा, लेकिन इतना छोटा प्रदेश बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बन जाएगा, ये कल्पना बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। हालाँकि उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। ये सियासी बवंडर कल कांग्रेस को एक बहुत बड़ी मात देकर गया। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी थी और 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया। 3 निर्दलीय भी उनके साथ चले गए। अब आप दलीय स्थिति समझिए, विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसके 40 सदस्य हैं, 40 विधायक हैं। 3 निर्दलीय हैं और 25 कांग्रेस के हैं, यानी 68 सदस्य विधानसभा में, 40 कांग्रेस, 25 भाजपा, 3 निर्दलीय। और कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, वहां पर 34-34 बराबर बराबर आगे और सिक्का उछाला गया और हर्ष महाजन चुनाव जीत गए। किन के बल पर? 6 क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक के बल पर और 3 निर्दलीयों के बल पर। तो ये सारी चीजें सामने आई। क्या इसके पीछे क्या गेम था, आखिर कहानी क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या है? जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या उनकी अकर्मण्यता है या उनकी कोई जिद है या उनका कोई एक जो कह सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक अनुभवहीनता और अपरिपक्वता है, क्या वो है? क्या राजघराना जो वीरभद्र सिंह का जो राजघराना है, उनका बेटा और उनकी पत्नी, क्या उनके गुट में बहुत सारे लोग चले गए हैं? क्या उनके विधायकों ने यहाँ पर पाला बदल किया, क्रॉस वोटिंग की? किस तरह से ये सारी चीजें हुई है? अब आगे क्या चुनौतियां हैं? और आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, विधानसभा की कार्रवाई वहां गतिमान है, जैसे सदन की शुरुआत हुई, विपक्षी विधायकों ने जब वहां अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा किया और उन्होंने कहा कि बहुमत साबित करना चाहिए, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। और ये कार्रवाई किस तरह से हुई है कि इसमें 6 विधायक कांग्रेस के वो हैं जो कल क्रॉस वोटिंग कर गए थे, 3 निर्दलीय हैं और बाकी भाजपा के हैं। लीडर अपोजिशन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है, क्या नहीं है, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हिमाचल में क्या घटित हुआ है, क्या होने वाला है और आज क्या हो रहा है। उत्तराखंड में मार्च 2016 में घटित राजनीतिक घटनाक्रम को याद कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और हरीश रावत के साथ जो कांग्रेस में कुछ विधायक थे जो मंत्री बनना चाहते थे, जिनको कुछ पद चाहिए था, तो हरीश रावत की जिद थी और उन्होंने वो मंत्री नहीं बनाए और उनमें तमाम लोग थे। और इसके साथ ही ये जितना भी घटनाक्रम है, ये पूरी तरह से जैसे उत्तराखंड में घटित हुआ, कांग्रेस की सरकार को मनी बिल पर गिराने की एक कोशिश हुई, ऐसे ही यहाँ राज्यसभा को लेकर के हिमाचल में जो चल रहा था, तो सेम वही पिक्चर शुरू हो गई है और सेम वही पिक्चर है जो आगे बढ़ रही है हिमाचल में भी, जो उत्तराखंड मार्च 2016 में हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मनी बिल पर वोटिंग हो रही थी विधानसभा के भीतर, उस वक्त हंगामा हुआ, और वहाँ राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी, वहाँ तब क्रॉस वोटिंग हुई। वहां भी यही शर्त थी कि जो कुछ बागी मूड के विधायक थे, जो राजा वीरभद्र सिंह के बेटे और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खेमे के विधायक थे, वो उनको मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनको मंत्री नहीं बनाया। और यहां भी हरीश रावत वही कर रहे थे, उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, बगावत बढ़ती गई, एक दिन विद्रोह हो गया, हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल जैसे बड़े नेता 8-9 विधायकों के साथ विधानसभा में ही पूरी कांग्रेस तोड़कर भाजपा के पाले में जाकर बैठ गए। और वो ये राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा बवंडर उस समय मार्च 2016 में उत्तराखंड को लेकर उठा था। यहाँ दोनों दो चीजें सेम हैं कि एक तो वो विधायक मंत्री बनना चाहते थे, पद पाना चाहते थे। उत्तराखंड में भी वही था, हरीश रावत सरकार में, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में हिमाचल में भी वही था। यहाँ वोटिंग मनी बिल के लिए थी, वहां वोटिंग राज्यसभा उम्मीदवार के लिए हो रही थी। दोनों बिल्कुल एक ही जैसी चीजें हैं और दोनों फिर आज यहाँ पर क्या समझदारी की थी उस समय कांग्रेस ने कि गोविंद सिंह कुंजवाल स्पीकर थे और हरीश रावत जब उनसे मिले, तो जब एक मंत्रणा दोनों के बीच हुई, तो जितने 9 लोग गए थे, इनको सुनवाई करके 24 घंटे में ही नोटिस सर्व करवाकर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी ये सदन के सदस्य नहीं रहे और ये बाहर हो गए। तो इनका गिनती में अब कोई, यानी सरकार के भीतर शक्ति परीक्षण हो रहा है, तो इनकी अब कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं रह गई है। ऐसे ही आज जैसे हिमाचल में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो वहां पर क्या हुआ कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू किया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, सरकार के पास बहुमत नहीं है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। स्पीकर का ये प्रिविलेज है, संविधान स्पीकर को इतनी शक्तियां देता है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, 6-6 महीने तक उनको कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया गया। बिल्कुल सेम वही परिपाटी हिमाचल में भी हुई, लेकिन ऐसा करके कांग्रेस ने अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया है।
अब यदि 15 विधायक बाहर हैं, तो 68 में से नीचे आइए और अब 53 विधायक बचते हैं। यानी 8 और 7 15, 15 विधायक सदन के कार्यों से बाहर। अगर वोटिंग होती भी है, जब कल वित्त विधेयक पर वोटिंग होगी, अगर वोटिंग होती भी है, तो 53 विधायकों में से होगी और कांग्रेस के पास इस समय 34 विधायक है। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया है। और दूसरी तरफ क्या है कि स्पीकर की मर्जी है, वो कितने दिनों तक उनको कार्रवाई से रोकते हैं। तो यहाँ तो आकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तो सुरक्षित हो गई, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का व्यक्तिगत तौर पर क्या भविष्य होगा, ये कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा समेत एक बड़े लीडर को पर्यवेक्षक के तौर पर भेज दिया गया है। राजा वीरभद्र सिंह के लड़के विक्रमादित्य जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुछ और भी विधायक है। कांग्रेस इस संकट को टालने के लिए तमाम जद्दोजहद में जुटी हुई है और जितने विकल्प हो सकते हैं अपनाएगी। ऐसा भी हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाकर किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए। फिलहाल लेकिन इन सब कारणों के पीछे एक चीज ये भी देखनी होगी कि किस तरह से ये सारा ड्रामा हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान बताते हैं, चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पृष्ठभूमि है, वो राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ हिमाचल में राजनीति करके आगे बढ़े हैं। जिस जिस पद पर वो रहे हैं, वीरभद्र सिंह उन्हें हटवाते रहे, चाहे वो NSUI के अध्यक्ष हों, चाहे वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो, और वो अपने जो बहुत ही उनके खास हैं केवल सिंह पठानिया, उनको आगे करते रहे हैं। और जब उनका विधायक का टिकट भी एक बार राजा वीरभद्र सिंह ने कटवा दिया था। तो जो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उनकी राजनीति राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के और उनके गुट के लोगों के खिलाफ राजनीति करके आगे बढ़ी है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं, आज वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब वो घोर संकट में फंस गए हैं। अब आला कमान को, कांग्रेस हाई कमान को निर्णय लेना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू रहें या जाएं। अगर रहते हैं तो इनका राज परिवार का, वीरभद्र सिंह परिवार के साथ के जो लोग हैं, उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा। कोई एक नया तरीका अपनाना होगा, नई युक्ति निकालनी होगी। फिलहाल तो इस पूरे मामले को, उस पूरे एपिसोड को सुखविंदर सिंह सुक्खू की अकर्मण्यता, उनकी अपरिपक्वता और राजनीतिक कौशल के अभाव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल यही देखना है कि जो पर्यवेक्षक आए हैं वो क्या करते हैं। कांग्रेस में दिल्ली में किस तरह की हलचल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अब एक एक प्रदेश को मोहताज हो रही है। 3 प्रदेश पिछले दिनों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो पहले ही भाजपा के पास था, लेकिन बड़े स्टेट उनसे छिन गए हैं। हिमाचल और कर्नाटक अभी आए थे, तो कांग्रेस भी अपनी पूरी जी जान से जुटी है कि हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने के लिए, भले ही उनको नेतृत्व परिवर्तन भी करना पड़े। अब हिमाचल की राजनीति क्या है, आखिर किस तरह राजनीति करवट ले रही है, उसकी पृष्ठभूमि में भी किस तरह की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। हिमाचल में लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल की किस तरह के आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसको एक एक्सपर्ट से समझते हैं जो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। वो आपको समझाएंगे हिमाचल की राजनीति किस तरह की है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है और वो उसका भविष्य क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। हिमाचल में जिस तरह से अभी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं और जिस तरह का एक राजनीतिक संकट कांग्रेस के सामने भी खड़ा हो गया है, उसको इस तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ बुनियादी तौर पर समस्या क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या आई कि इतने बड़े घटनाक्रम का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। कांग्रेस 40 विधायक होते हुए भी अपनी राज्यसभा सीट हार गई, तो ये एक जो कोई भी लीडरशिप हो उसका फेलियर के तौर पर ही गिना जाता है। वहाँ की राजनीति किस तरह से होती है, क्या उसका मिजाज है, तो हम इसको एक्सपर्ट के जरिए जानते हैं। हमारे साथ अरुणेश सिंह पठानिया हैं। अरुणेश सिंह पठानिया वहाँ अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ रहे हैं, वहाँ की राजनीति को लेकर के बहुत अच्छी समझ रखते हैं और उत्तराखंड की राजनीति को लेकर भी वो बराबर की समझ रखते हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं, अरुणेश जी, इस घटनाक्रम के पीछे अगर हम कुछ एक पंच लाइन लेना चाहें तो किस तरह का आपका नज़रिया सामने है? देखिए, कुल मिलाकर ये मामला वीरभद्र सिंह और सुक्खू खेमे का है। लगभग 4 दशक तक वीरभद्र सिंह का राज रहा कांग्रेस में, और उसके बाद उनके देहावसान के बाद जब सरकार जीती 1.5 साल पहले, तो सीएम सुक्खू को बनाया गया। सुक्खू भी लंबे समय से संघर्ष करते रहे, वीरभद्र के खिलाफ पार्टी में लगातार आवाज़ उठाते रहे। अब उनको सीएम बना दिया गया, तो जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, जो उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस की, और उनका बेटा जो सुक्खू सरकार में ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इन दोनों को के साथ साथ जो इनसे जुड़े हुए विधायक थे, वो भी सुक्खू सरकार के साथ बिल्कुल पूरी तरह तालमेल बिठा के चल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 विधायक, धर्मशाला से सुधीर शर्मा और सुजानपुर से राजेंद्र सिंह राणा, इन दोनों विधायकों की लंबे समय से मांग थी कि इनको मंत्री बनाया जाए। पद भी खाली थे, दोनों वीरभद्र खेमे के विश्वस्त थे,
इसके बावजूद भी इन दोनों को सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। एक तो विरोधाभास ये था, और दूसरा विरोधाभास ये था कि जो सुक्खू वीरभद्र खेमे से जुड़े हुए विधायक थे, उनकी सरकार में सुनी ही नहीं जा रही थी। ये आरोप भी लगातार लगते रहे। ये आरोप पार्टी हाईकमान तक पहुँचे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ राज्यसभा चुनाव को लेकर के, ये सारा डेवलपमेंट इसी अंदर के विस्फोट का वो नतीजा है कि चुनाव में कांग्रेस को हारना पड़ा, जबकि उनके पास बहुमत से 7 विधायक ज़्यादा थे, उसके बावजूद उनको हारना पड़ा। और भाजपा 9 विधायकों के साथ अपना संसद बना ली। एक और बात सामने आ रही है कि ये क्राइसिस जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस का खुद का क्रिएट किया हुआ है। उनकी जो नासमझी थी मतलब वहाँ की हिमाचल की लीडरशिप की यानी मुख्यमंत्री की, और उनका जो एक टुनक मिजाज वाला रवैया था बात नहीं सुनने का, तो ऐसा आप 2016 में मार्च में उत्तराखंड में भी देख चुके हैं। वहाँ यहाँ भी वही स्थिति थी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी बिल्कुल सेम एक जैसा एक घटनाक्रम रिपीट होता है उस तरह से हो रहा है। कुछ हद तक आपकी बात सही है कि हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम हुआ पिछले एक दिन में, और उत्तराखंड में 2016 में हरीश रावत के टाइम पे जो घटनाक्रम हुआ, वो लगभग स्थितियाँ एक जैसी थी। हरीश रावत भी उसी कद के नेता थे, और वो भी जो असंतोषी थे उनके बारे में बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे। सुक्खू के साथ भी लगभग ऐसा ही था। उन पे भी लगभग यही आरोप है कि वो दूसरे खेमे के या जो असंतुष्ट विधायक हैं उनके बारे में सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन हरीश रावत के मुकाबले सुक्खू की स्थिति जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी। सुक्खू को मजबूत आधार मिला हुआ था, मजबूत जनाधार मिला हुआ था, उनके पास स्थितियाँ अनुकूल थी, लेकिन सुक्खू उस असंतोष को समझने में पूरी तरह से चूक गए, और जिसका नतीजा है कि उनको ये हार का सामना पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि अब हाईकमान जो है सुक्खू के बदले किसी और को मुख्यमंत्री पद सौंप दे। ये बताइए कि जो राज परिवार है, राजा वीरभद्र सिंह का परिवार, इनके बीच की जो राजनीतिक अदावत है, तो पहले से भी हम देखते हैं कि जिस पद पर सुक्खू बैठे, राजा ने उसको वहाँ से हटवा दिया, अपने किसी आदमी को बैठवा दिया, चाहे NSUI का प्रदेश अध्यक्ष हो, यूथ का हो, या मतलब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी। तो इसकी अदावत के पीछे क्या है? जिस पाठशाला में सुक्खू की ने जो राजनीतिक शिक्षा ग्रहण की है, क्या उस पाठशाला के और राजा वीरभद्र सिंह के मतभेद इतने गहरे थे कि उनका मिलन नहीं हो सकता? ये लगभग 4 दशक पुरानी राजनीति का नतीजा है। उस समय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और विद्या स्टोक्स जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, उसके बाद वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रही। लेकिन ये 2 खेमे थे। सुक्खू जो थे वो वीरभद्र खेमे से ना जुड़ करके विद्या स्टोक्स के साथ रहे, और उन्होंने विद्या स्टोक्स में आस्था जताई, और लगातार विद्या स्टोक्स के साथ रहते हुए उन्हें कई नुकसान भी झेलने पड़े। उन्हें कभी भी वीरभद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो कई बार के विधायक रह चुके थे। इस सब के बीच वीरभद्र सिंह पार्टी हाईकमान से भी इतने मजबूत हो चुके थे हिमाचल प्रदेश में कि विद्या स्टोक्स को केंद्रीय हाईकमान चाहकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। वीरभद्र सिंह अपने देहावसान के बाद ही इस पद से अलग हुए, और उनकी पार्टी पर इतनी मजबूत पकड़ है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नतीजा कल देखने को सामने आया। 1.5 साल वीरभद्र खेमे ने इंतज़ार किया, सही मौका उन्होंने भांपा, और इस मौके पर उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी संदेश दे दिया, और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बता दिया कि अभी भी वीरभद्र सिंह खेमा उतना ही मजबूत है जितना मजबूत वो वीरभद्र सिंह के जीवित होने पर था। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं लगता कि जैसे राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ मतलब उनके विरोध की राजनीति के घोड़े पर सवार होकर सुक्खू यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उसी परिवार की बदौलत वो संकट में भी है? हाँ, ये बात आपकी सही है कि उनको कुल मिलाकर के वीरभद्र सिंह का विरोधी ही माना जाता रहा। अब उन्होंने वीरभद्र से क्या सीखा इतने दशकों की राजनीति में, कि वीरभद्र किस तरह से ऐसी परिस्थितियों को मैनेज करते थे। वीरभद्र ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पार्टी हाईकमान से इतर जा करके अपने मुख्यमंत्री के दावे को मजबूत करके दिखाया था। सुक्खू हाईकमान के कारण मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्होंने 1.5 दशक में अपनी असंतुष्ट विधायकों को या वीरभद्र खेमे को कमज़ोर करके अपना खेमा मजबूत करने की ओर कोई मजबूत कदम नहीं उठाया।
अगर वो चाहते तो जो वीरभद्र खेमे के असंतुष्ट विधायक थे उनसे बातचीत करके उनको कुछ ओहदा दे करके उनके काम करवा करके अपने खेमे में शामिल करवा करके अपने खेमे को मजबूत कर सकते थे, तो स्थिति पैदा ही नहीं होती। आपकी सियासी समझ क्या कहती है कि अभी जो वहाँ पर जो माहौल बन गया है कांग्रेस को लेकर के, तो उसमें कांग्रेस हाईकमान के पास कितने विकल्प हैं? एक, सुखविंदर को हटा दें, दो, राजा के जो गुट के जो लोग हैं उनको एडजस्ट कर लें, और तीसरा कि सभी को बाईपास करके एक नया चेहरा आ जाए, क्या आपको लगता है? पार्टी हाईकमान इन तीनों विकल्पों पर विचार करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 6 विधायक नहीं हैं, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, विधायक इससे ज़्यादा भी हैं। आज सुबह विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि और भी विधायक नाराज हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पार्टी ने जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था तो पार्टी ने इस और ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वीरभद्र खेमे के ही मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन सुक्खू का जो एडमेंट रवैया था वो रानी प्रतिभा और वीरभद्र सिंह को के बेटे को नाराज करता रहा। अब तीनों विकल्पों की बात की जाए तो सुखविंदर को हटाना सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा पार्टी हाईकमान के लिए, लेकिन प्रतिभा सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। उनको स्वीकार करना होता तो 1.5 साल पहले ही पार्टी स्वीकार कर लेती। तीसरे विकल्प पे भी जा सकते हैं, मुकेश अग्निहोत्री के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। फिर इस समय जो 6 विधायकों को लीड कर रहे हैं, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, वो भी एक विकल्प माने जा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी बीच का रास्ता निकालती है तो इस सब में लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री को सुक्खू से रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे दोनों खेमे संतुष्ट रहेंगे। क्या इसमें कहीं अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की राजनीति का मिश्रण भी शामिल है जो पूरा घटनाक्रम? अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की राजनीति हमेशा से रही है हिमाचल प्रदेश में। वीरभद्र सिंह अपर हिमाचल के नेता रहे हैं, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है लोअर हिमाचल के नेता रहे हैं। अपर और लोअर में जो विभाजन है, उस विभाजन को वीरभद्र सिंह कभी पार्टी कोशिश करते ही नहीं थे, उन्होंने उसको और मजबूत किया। सुक्खू भी उसी दिशा में आगे बढ़े, उन्होंने अपर हिमाचल के पॉलिटिशियंस को, जो कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, नेताओं को, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की। इसी का नतीजा कि ये जो बाइफर्केशन थी ये कभी टूटी नहीं, और लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल की राजनीति कांग्रेस की, भाजपा में भी थी। भाजपा ने तो बहुत सलीके से, बहुत कायदे से 2014 के बाद किसी भी गुट को वहाँ पर निपटने नहीं दिया। मोदी रिजीम के बाद भाजपा में कोई गुटबंदी नहीं है, अंदर खाने गुटबंदियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान है, वो कांग्रेस के अंदर की बीच की गुटबाजी को बिल्कुल भी विराम नहीं लगा पाई। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो मेरे साथ थे अरुण सिंह पठानिया जी, उन्होंने हिमाचल की जो बुनियादी सियासत है उसकी जानकारी दी है बहुत खूबसूरत ढंग से, और बताया कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, और ये भी बताया कि ये विवाद किन वजहों से उपजा है। इस्तीफा दे दिया, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे, हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे, और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो, उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, और जो राजनीतिक लाभ न उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है, और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियां हैं वहां हमारी मेजॉरिटी है, और ये भी ना सोचे, कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है, कर रही है, और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है। जी बजा के सस्पेंड किया जा रहा है, और
जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए, और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमका हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिए हैं स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाएं, विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं, और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दें। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है, और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।